जब तक बाहर आया तब तक मनु और राज वहां से निकल चुके थे। निखिल ने जोर से अपने पैर जमीन पर मारे और गुस्से से चिल्लाया, मनु कहाँ तक भागोगी? एक न एक दिन तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा। कई दिन इसी तरह से बीत गए। तभी एक दिन निखिल अपने कुछ दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गया हुआ था। फ़ोन को सुनने के लिए वो जैसे ही प्राइवेट रूम से बाहर निकला तो उसकी नज़र सामने से खुलते हुए दरवाजे पर चली गई। सामने वाले रूम से एक शॉर्ट डार्क ब्लू ड्रेस पहनी हुई एक लड़की बाहर निकली। उसको देखते ही निखिल की आंखें चौड़ी हो गईं। वो लड़की और कोई नहीं मनु थी। डार्क ब्लू कलर उसकी गोरी स्किन पर काफ़ी फब रहा था। वो बिल्कुल किसी प्यारी बच्ची की जैसी लग रही थी। निखिल ने उसका पीछा किया। मनु होटल के मैनेजर से कुछ बात कर रही थी। निखिल चोरी चुपके मनु का पीछा कर रहा था। मैनेजर से बात करने के बाद मनु वापस उसी रूम में चली गई जहां से वो निकली थी। निखिल काफ़ी देर तक उस दरवाजे के बाहर खड़ा लगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो हिम्मत करके अंदर गा ही गया। लेकिन अंदर जाकर उसने जो भी देखा उसको देखकर उसकी आंखें लगभग बाहर ही आ गई थी। मनु एक लड़के के ऊपर बैठी हुई थी। मनु और लड़का पेशेंटली किस कर रहे थे। वो दोनों किस करने में इतने मग्न थे कि उन्हें एक बार भी किसी के रूम में आने की भनक भी नहीं हुई। उस लड़के का चेहरा मनु के बालों से कवर था, जिससे उसका चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन अखिल बिना देखे ही बता सकता था कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वो ही माल वाला लड़का है। निखिल को अब काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से उन दोनों की तरफ बढ़ा और जोर से चिल्लाकर कहा, मनु, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? अचानक से किसी की आवाज़ आने से मनु एकदम से राज से अलग हुई। राज और मनु ने जब अपने सामने निखिल को देखा तो वो दोनों शॉक्ड थे। निखिल काफ़ी गुस्से में लग रहा था। उसने नीचे झुककर राज का कॉलर पकड़ लिया। राज ने भी उसका कॉलर पकड़ लिया। वो दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगे। उन दोनों ने एक दूसरे को पीटना भी शुरू कर दिया था। मनु काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उस वक्त माल में तो उसने जैसे कैसे सिचुएशन संभाल ली थी, लेकिन आज माहौल काफ़ी अलग था। मनु ने अपना फ़ोन उठाया। वो किसी का नंबर ढूंढ रही थी। तभी उसे धरा का नंबर दिखाई दिया। उसने कुछ देर इस बारे में सोचा और फिर धरा को कॉल मिला दिया। धरा और अच इस वक्त इसी होटल में खाने पर आए थे। धरा का आज बाहर खाना खाने का मन था, इसलिए वो और अच यहाँ आए हुए थे। धरा ने जैसे ही देखा कि उसको मनु कॉल कर रही है तो उसने जल्दी ही कॉल को उठा लिया। हाँ बोलो मनु। धरा ने फ़ोन उठाते ही, धरा मैडम, वो राज की किसी के साथ लड़ाई हो गई है और उसको काफ़ी चोट भी लग चुकी है। मनु ने डरते डरते कहा। मनु की बात सुनकर धरा ने कहा, व्हाट, कहाँ है राज? उसके बाद मनु ने धरा को वो जगह बता दी जहाँ पर वो और राज थे। मनु की बात सुनकर धरा बोली, हम भी यहीं पर डिनर करने आए हैं। हम जल्द ही तुम्हारे पास पहुँचते हैं। धरा की बात सुनकर मनु ने राहत की सांस ली। उसके बाद उसने राज और अखिल को देखा। राज के माथे से खून बहने लगा था और वहीं अखिल की हालत तो राज से भी खराब हो चुकी थी। धरा जल्दी उस रूम में अच के साथ पहुंच गई। जब उसने वहां की बुरी हालत देखी तो वो हैरान रह गई। सब सामान इधर से उधर बिखरा हुआ था और राज को काफ़ी चोट आई हुई थी। उसने राज को आवाज़ लगाते हुए कहा, राज, तुम पागल हो चुके हो, ये क्या कर रहे हो? लेकिन राज को तो जैसे धरा की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। मनु ने जैसे ही धरा को देखा
तो वो तुरंत उसके पास भाग कर आई। मनु ने जब धरा को ठीक से देखा था तो कुछ अलग दिखाई दे रही थी। धरा पहले से थोड़ी मोटी हो गई थी और उसका पेट भी काफी बाहर आ गया था। मनु को अब धरा को यहाँ बुलाने पर काफी गिल्ट महसूस हो रहा था। उसने धरा को इस हालत में परेशान कर दिया। धरा राज और अखिल के पास जाने लगी तो अच ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई दे रहा है कि वो लड़ाई कर रहे हैं? आज थोड़ा गुस्से से बोला, लेकिन उसके गुस्से में भी धरा के लिए प्यार और केयर दिख रही थी। उसके बाद अच उन दोनों के पास गया। उसने दोनों को अलग किया और पहले एक मुक्का निखिल के मारा और फिर राज को। अच ने उन दोनों को ऐसी जगह वार किया जिससे वो दोनों बेहोश हो जाएं, और हुआ भी ऐसा ही। कुछ ही सेकंड में वो दोनों जमीन पर बेहोशी की हालत में थे। मनु और धरा के चेहरे पर एकदम से डर के भाव छा गए। मनु भाग कर राज के पास गई। उसने राज को हिलाते हुए कहा, राज, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो राज। और वहीं धरा अच की बाजू पकड़कर उसको हिलाते हुई बोली, अच, तुमने ये क्या किया? क्या हुआ राज को? अच ने धरा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, चिंता मत करो, ये दोनों बस बेहोश हुए हैं। अच की बात सुनकर मनु तुरंत अपनी उंगली राज की नाक के पास लेकर गई। वो सांस ले रहा था। मनु ने एक राहत की सांस ली और वो खड़ी हो गई। उसने धरा की तरफ देखा तो धरा उसको ही घूर कर देख रही थी। मनु वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन इस वक्त उसे धरा का सामना करना ही पड़ा। कब से चल रहा है ये? धरा ने सख्त आवाज में पूछा तो मनु डर गई। मनु ने अनजान बनते हुए कहा, क्या चल रहा है? मतलब? धरा मैडम, आप किस बारे में बात कर रही हैं? धरा ने अपनी बाजू आपस में मोड़ते हुए कहा, मुझे पहले सिर्फ शक था, अब यकीन हो गया है। रहने दो, अगर तुम्हें नहीं बताना मैं राज से पूछ लूँगी। मनु फिर से घबरा गई, क्योंकि अगर राज ने धरा को सब कुछ बता दिया तो धरा की नज़रों में गिर जाएगी। उसके बाद मनु ने धरा को सब बता दिया। मनु की बात सुनकर धरा को तो जैसे शॉक लग गया। इतना वक्त हो गया, तुम में से किसी ने मुझे बताना ठीक नहीं समझा? धरा को गुस्सा करते हुए देख मनु ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। उसने थोड़ा हकलाते हुए कहा, धरा मैडम, वो धरा ने उसकी बात बीच में ही काट दी और कहा, वो कुछ नहीं, आज के बाद तुम मुझे धरा मैडम नहीं बोलोगी। धरा ने कहा तो मनु की आंखों में आंसू आ गए। तभी धरा जोर जोर से हंसने लगी, अरे पागल, अब तुम मुझे दीदी बुलाओगी, मैडम नहीं, क्योंकि अब तुम मेरी भाभी बनने वाली हो। ये कहकर धरा मुस्कुरा दी। मनु धरा की बात सुनकर हैरान थी। उसको लगा था कि धरा उसके और राज के बारे में जानकर गुस्सा होगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही अलग था। धरा तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई, बल्कि वो तो खुश थी। तब तक अच ने अपने बॉडीगार्ड्स को राज और अखिल को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए बुला लिया था। वो बॉडीगार्ड जैसे ही राज को बाहर लेकर जाने लगे तो मनु ने भी धरा से शर्मा कर कहा, मैं भी राज के साथ जाती हूँ। इतना कहकर मनु जल्दी से रूम से निकल गई। वो धरा के साथ अब और ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती थी। अरे ये तो शर्मा कर चली गई। इसने तो बताया नहीं कि राज ने इस लड़के के साथ लड़ाई क्यों की है, और ये लड़का कौन है? धरा ने निराशा से कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए किसी को बोल दिया है। अच ने धरा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उसके बाद अच उसको रूम से बाहर लेकर आ गया। धरा होटल के बाहर पार्किंग एरिया में खड़ी होकर अच का वेट कर रही थी। उसी वक्त वहां एक काले रंग की चमकदार कार आकर रुकी और उसमें से एक हॉट और डैशिंग आदमी निकलकर उस आदमी के जैसे ही धरा को
वहाँ देखा तो उसकी तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो आदमी धरा के करीब जा पाता, पंगा जल्दी से आकर उसके और धरा के बीच खड़ा हो गया। धरा का ध्यान अपने फ़ोन पर था, लेकिन जैसे ही उसने किसी को तुरंत अपने सामने आते देखा तो उसने अपनी नज़रें फ़ोन से हटाकर ऊपर की तरफ की। उसके सामने पंगा अपनी पीठ करके खड़ा हुआ था। धरा ने थोड़ा साइड हटकर देखा तो पंगा लविश के सामने खड़ा था। लविश को देखकर धरा के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। लविश ने भी उसको देखकर हाथ हिला दिया। धरा ने अपनी आंखें छोटी करके लविश को देखा और उसको इग्नोर कर दिया। लविश को ये देखकर काफ़ी गुस्सा आया। उसका मन कर रहा था कि धरा का गला दबा दे। उसने चिढ़ते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है? धरा ने उसकी तरफ बिना देखे कहा। अरे पहले इस सांड जैसे आदमी को मेरे सामने से हटने को कहो, वरना मैं अपने आदमी बुलाकर इसका काम तमाम कर दूंगा। लविश बोला तो धरा उसको घूर कर देखने लगी। धरा ने पंगा को आगे से हटने को कहा तो लविश जल्दी से धरा के सामने आकर खड़ा हो गया। पंगा अभी भी लविश को खा जाने वाली नज़रों से घूरे जा रहा था। लविश ने अपना चश्मा उतारते हुए कहा, अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। काफ़ी दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए, दिखती ही नहीं हो। तो क्या मुझे तुम्हें दिखाने के लिए सड़कों पर घूमना चाहिए? धरा ने कहा तो लविश उसको घूरने लगा। ये लड़की, इसको पहले ही मुझे मार देना चाहिए था, लविश ने सोचा। लविश का गुस्सा उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। उसको इस तरह गुस्से से मुंह फुलाते हुए देख धरा को काफ़ी मज़ा आ रहा था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। अचानक ही लविश की नज़र धरा के मुस्कुराते हुए होंठों पर चली गई। उसके लिप्स काफ़ी गुलाबी और स्वीट लग रहे थे, बिल्कुल किसी लाल टमाटर के जैसे। उसके लिप्स को देखकर लवी का उसको किस करने का मन हुआ। अच, जो कि अभी अभी वहां पहुंचा था, उसने लविश को धरा को वैसे घूरते हुए देख लिया। अच का गुस्सा अचानक से बढ़ गया। वो जल्दी से धरा के पास गया और उसको अपनी बाहों में लेते हुए कहा, चलें। धरा ने भी मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अच ने एक बार भी लविश की तरफ नहीं देखा। लविश बस उन्हें वहाँ से जाते हुए देखता रहा। उन दोनों को वहाँ से जाते हुए देखकर उसने अपने मन ही मन कहा, अच रायजादा, यह मत सोचना कि मैंने हार मान ली है। अभी बस मैं सचदेवा फैमिली की वजह से चुप था, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही और दिन भी बीत गए और देखते ही देखते धरा का 9वां महीना शुरू हो गया। सब घर में बहुत खुश थे। एक दिन में धरा गार्डन में घूम रही थी। अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हुई और वह दर्द इतना बढ़ गई कि धरा वहीं गार्डन में बैठ गई। उसको काफ़ी पेन हो रहा था। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर ही नहीं निकली। उसने जोर से अपने पेट को पकड़ लिया। तभी एक मेट की नज़र अचानक धरा के ऊपर गई, जो अभी अभी धरा को ही बुलाने के लिए आई थी। उस मेट ने चिल्लाते हुए सबको इकट्ठा कर लिया। धरा को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। तब तक एक बॉडीगार्ड ने अच को भी इन्फॉर्म कर दिया। अच जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गया और सभी घर वाले भी उसी वक्त हॉस्पिटल आ गए। सचदेवा फैमिली और आजादा फैमिली दोनों ही हॉस्पिटल में थी। सब बाहर बैठे हुए धरा की डिलीवरी का वेट कर रहे थे। जब उन्हें धरा के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, तब उनके दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ गईं। अच को बड़ी मुश्किल से सब घर वालों ने अंदर जाने से रोका हुआ था। अच इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। वह धरा का इस तरह चिल्लाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। काफ़ी देर बाद उसके कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। सब घर वालों के चेहरे पर खुशी छा गई। कुछ देर बाद
एक डॉक्टर रूम से बाहर निकल कर आई और उसने सभी घर वालों के सामने जाकर कहा, मुबारक हो, लड़का हुआ है, डिलीवरी नॉर्मल हुई है और बच्चा और माँ दोनों ठीक हैं। यह सुनकर सभी घर वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन अच ने डॉक्टर की बात पूरी होने से पहले ही कहा, मुझे मेरी वाइफ से मिलना है। उसकी यह बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुरा दी और कहा, वो इस वक्त बेहोश हैं। आप थोड़ी देर में उनसे मिल सकते हैं, लेकिन अभी आप अपने बच्चे से मिल सकते हैं। यह कहकर डॉक्टर वहाँ से चली गई। आज का दिल और भी बेचैन हो गया। उसको जल्द से जल्द धरा को देखना था। थोड़ी देर बाद एक नर्स एक बच्चे को हाथ में लेकर बाहर आई। जैसे ही धरा घर वालों ने नर्स के हाथ से बच्चे को देखा, वह सभी उसकी तरफ बढ़ गए। कितना प्यारा है मेरा पोता, बुड्ढी जी बोली। अरे यह तो बिल्कुल अच जैसा है, गीता जी ने खुश होते हुए कहा। दर्शनी सचदेवा ने भी बच्चे को हाथ में लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। यह तो सच में बहुत प्यारा है, उन्होंने खुश होते हुए कहा। एक एक करके सबने बच्चे को हाथ में लिया। अंत में अच ने उसको हाथ में लिया। पता नहीं क्यों, पर इसकी पहली बार किसी को पकड़ते हुए हाथ कांप रहे थे। ये उसका और धरा का उसका बच्चा था। बच्चे जैसे ही अच की गोद में गया तो उसने रोना बंद कर दिया। वो अच को ही एकटक निहार रहा था। अच के चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन कोई भी बता सकता था कि वह इस वक्त अंदर से कितना खुश था। अच को बच्चे को ठीक से पकड़ना ही नहीं आ रहा था। इस पर उसकी दादी ने चिल्लाते हुए कहा, अच अब बच्चों को ठीक से पकड़ना सीख लो, वरना तुम्हारे ही बच्चे के सामने तुम्हारी पिटाई हो जानी है। दादी की बात पर सभी लोगों ने हंस दिया। अच और धरा के लिए आज काफ़ी बड़ा दिन था, पर पता नहीं क्यों अच का दिल आज काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। उसको पता नहीं था यह घबराहट किस वजह से है। तब उसने एक गहरी सांस ली और बच्चे को अपनी माँ के हाथों में दे दिया। उसके बाद वह धरा के रूम की तरफ बढ़ गया। उसने बाहर से धरा को देखा तो धरा अंदर बेहोशी की हालत में सोई हुई थी। डॉक्टर ने अच को अंदर जाने से मना किया और कहा, जब होश आ जाएगा आप तभी उनसे मिल सकते हैं, लेकिन अभी उनको परेशान करना ठीक नहीं होगा। अचानक से तभी अच का फ़ोन बजा तो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ सुन के उसके एक्सप्रेशन कठोर हो गए। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे पास इतना सा काम नहीं हुआ और तुमसे उम्मीद भी क्या की जाती है। अच ने एक बार धरा की तरफ देखा और फिर फ़ोन पर कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ। यह बोलकर अच वहाँ से जाने लगा तो उसके दादा ने पूछा, क्या हुआ अच? वो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है? अच ने कहा, ठीक है तुम जाओ, हम यहाँ पर हैं। जब धरा को होश आ जाएगा हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। अच ने अपना सर हिला दिया और वहाँ से निकल गया। 1 घंटे बाद धरा को अभी तक होश नहीं आया था। सभी घर वाले बाहर बैठे धरा के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक से हॉस्पिटल में ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी। सभी घर वाले चौंक गए। तभी हॉस्पिटल में सब जगह इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। एक एक करके सब लोग हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगे। सब जगह हड़कंप मचने लगी। लोग एक दूसरे को धक्का देकर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे। राजादा फैमिली और सचदेवा फैमिली दोनों को हॉस्पिटल के स्टाफ ने हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए ऑर्डर दिए, लेकिन तभी दर्शनी सचदेवा ने कहा, उनकी बेटी यहाँ पर हैं, वो उन्हें छोड़कर बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएंगी। हॉस्पिटल के स्टाफ ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि वह उनकी बेटी को जल्द से जल्द बाहर निकालेंगे, लेकिन इससे पहले उन्हें अपनी जान बचाकर यहाँ से जाना होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में किसी ने हमला कर दिया है।
तभी वहां पर पुलिस आ गई। उन्होंने एक एक करके राजादा फैमिली और सचदेवा फैमिली के सदस्यों को बाहर पहुंचा दिया। उन्हें सबको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। धरा और राज का बच्चा अभी भी गीता जी के पास था। वह सब धरा के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी हॉस्पिटल पर एक ब्लास्ट के साथ गायब हो गया। देखते ही देखते इतना बड़ा हॉस्पिटल खाक हो गया। वह सब लोग यह अपनी आंखों के सामने देखकर घबरा गए। पहली बार कोई देखकर बता नहीं सकता था कि इससे पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। दर्शनी सचदेवा ने हॉस्पिटल को देखकर चिल्लाते हुए कहा, धरा मेरी बच्ची। वह हॉस्पिटल की तरफ भागी, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। अभी वहाँ किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। जिन भी लोगों ने अपने लोग हॉस्पिटल के अंदर थे, वह सब बाहर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। सचदेवा फैमिली और राजदेवा फैमिली दोनों की आंखों में आंसू आ गए। इतनी सी देर में उनके साथ यह क्या हो गया, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उन्हें कहीं न कहीं विश्वास था कि धरा ठीक होगी। पुलिस वालों ने सभी जिंदा लोगों को वहां से जाने के ऑर्डर दिए, लेकिन सचदेवा फैमिली और आजादा फैमिली में से कोई भी वहां से नहीं हिला। गुड्डी जी और दर्शनी सचदेवा की तो रो रो कर हालत खराब हो चुकी थी। वह सब अर्ज को क्या जवाब देंगे। एक पल में ही उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। कुलदीप सचदेवा ने पुलिस वालों से जाकर पूछा कि जो लोग अंदर थे वो कहाँ हैं। पुलिस वालों ने उन्हें बताया कि जो लोग बाहर आ गए वह ठीक हैं, लेकिन जो लोग अंदर गए हैं उन्हें बचाने के चांसेस बहुत कम हैं, बल्कि यूँ कहें कि उनके बचने के चांस ना के बराबर हैं। पुलिस वालों की इस बात ने कुलदीप सचदेवा को अंदर तक हिला दिया। इतने सालों बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें उनकी बेटी मिली थी, और यह क्या हो गया। भगवान उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। वह अपनी बेटी को इतनी जल्दी नहीं खो सकते थे। और जैसा कि होना था, अर्ज को भी जल्द ही ये खबर मिल गई। वह बिना देर किए वहां पहुंच गया। उसने जब अपनी आंखों के सामने हॉस्पिटल की यह हालत देखी तो 1 मिनट के लिए उसके हाथ कांप गए। वह बेसुसी हालत में अपनी फैमिली के पास गया और उसने थोड़ा हकलाते हुए कहा, धरा कहाँ है। उसकी यह बात सुनकर सभी घर वाले उसको देखने लगे, लेकिन दर्शनी सचदेवा और गुड्डी जी अभी तक रोए जा रही थीं। अर्ज को कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। उसने दोबारा से चिल्लाते हुए कहा, धरा कहाँ है। तभी अभिनव भी वहां आ गया। वह खुद हॉस्पिटल की ऐसी हालत देखकर शॉक्ड में था। उसने भी थोड़ा चिंता करते हुए कहा, क्या हुआ और धरा भाभी कहाँ हैं। तभी दर्शनी सचदेवा ने रोते हुए हॉस्पिटल की तरफ इशारा किया। अर्ज की आंखें एकदम से कठोर हो गईं, और जब उसने दर्शनी सचदेवा के इन शब्दों को सुना तो 1 मिनट के लिए अपनी जगह जम गया। दर्शनी सचदेवा ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी बेटी अंदर ही रह गई, कोई उसे बाहर लेकर आओ। कुलदीप सचदेवा बेसुध हालत में उसके पास आकर खड़े हो गए। उनकी आंखें नीची थी और उनकी आंखों से आंसू लगातार गिरे जा रहे थे। दर्शनी सचदेवा ने उनकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, क्या कहा। पुलिस वालों ने कहा है मेरी बेटी। कुलदीप सचदेवा के मुंह से बस इतने ही शब्द निकले, हमारी बेटी अब नहीं रही, वह जा चुकी है। जा चुकी है। कुलदीप सचदेवा की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अर्च ने थोड़ा गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं। आप पागल तो नहीं हो गए। मेरी धरा को कुछ नहीं हुआ, वह ठीक है। मैं अभी जाकर उसे लेकर आता हूँ। ये बोलकर अर्च हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया, लेकिन इसको बीच में पुलिस वालों ने रोक लिया। जैसे ही अर्च को पुलिस वालों ने रोका, अर्च के पीछे से बॉडीगार्ड आए और उन पुलिस वालों को जमीन पर पटक दिया। एक पुलिस वाले ने जमीन से उठते हुए कहा, राजादा साहब आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर अभी भी खतरा है। मेरी वाइफ अभी अंदर है, मुझे उसे लेने जाना होगा। अर्च ने कहा और आगे बढ़ गया।
जितने भी लोग अंदर थे वह सब मर चुके हैं। आप बाहर आइए, उनकी जान को खतरा है। पुलिस वाले ने कहा तो अच बीच में ही रुक गया। उसने अपनी लाल आंखों से पीछे मुड़कर उस पुलिस वाले को देखा जिसने अभी अभी अच को रोका था। अच ने अपनी लाल आंखों में गुस्सा लेकर कहा, उसे कुछ नहीं हुआ है, समझे तुम। अच को इतने गुस्से में देख वो पुलिस वाला डर गया। अभिनव भी अच के पीछे पीछे आ गया। सब जगह बस तबाही ही तबाही थी। राख के अलावा वहाँ किसी के शरीर का एक टुकड़ा तक नहीं था। सब कुछ राख में तब्दील हो चुका था। अच पागलों के जैसे धरा को खोजने लगा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। अभिनव बड़ी मुश्किल से अच को बाहर लेकर आया। अभिनव की आंखों में आंसू थे और वह अच की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा महसूस कर रहा था। वह अपने भाई को इस तरह की हालत में नहीं देख सकता था। दोस्तों, देखना यह है कि धरा जिंदा है या धरा की सचमुच मौत हो गई है। आप यह कहानी में आगे क्या नया मोड़ आएगा। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।